तो आज हमारे मार्केट के महारथी सेगमेंट में एक वास्तव में महारथी हैं और आप उनको अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, समीर अरोड़ा, जो कि फाउंडर हैं हेलियस कैपिटल के। समीर भाई के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत ही फैक्चुअली डाटा के साथ बोलते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं आप, कोई लल्लो पच्चो नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करने में बिलीव करते हैं। खाने के बहुत शौकीन हैं, जब भी मुंबई या दिल्ली में आते हैं तो खाने के कई व्यंजन वो चखते भी हैं और कई बार हमें भी मौका मिला उनके साथ इसी तरह से खाने पे बातचीत करने का। लेकिन समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके सामने कोई खाने का कोई सामान तो नहीं रख पाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ एक टफ क्वेश्चन ज़रूर रखना चाहूँगा और मेरे को हमेशा की तरह उम्मीद है आप अपने फैक्चुअल डाटा से हम सबको सेटिस्फाई भी करेंगे। समीर भाई, पहला तो ये जो म्यूचुअल फंड्स आपने रिसेंटली लॉन्च किए हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है? थोड़े पहले मेरे को जरा इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इससे थोड़ा सेंस लगेगा कि किस तरह का पार्टिसिपेशन हो रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कैसे लग रही है। दूसरा, मार्केट में कहीं भी फ्रॉड तो नहीं है ना हायर वैल्यूएशन का? क्योंकि इसी को लेकर सब आम राय थे कि हायर वैल्यूएशन है इसलिए पैसा डालने में दिक्कत हो रही है। ये फ्रॉड छड़ चुकी है? सॉरी सर। जी, पहला क्वेश्चन था, म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वो तो वैसे भी डेली एमए भी होती है तो आप अपने आप देख सकते हैं, लेकिन हमारा फंड शुरू हुआ था नवंबर 2023 में। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट 48-49% अप हो गया है एक साल और एक महीने में, तो क्वाइट गुड। एंड इंडेक्स को आई थिंक 8-9% उससे आगे है, तो अच्छा ही चल रहा है। तो ठीक है, वो आप एनीवे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छी है। बट हमारी पहले भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, एक्सेप्ट वो म्यूचुअल फंड में आपको नजर नहीं आई, क्योंकि वो हमारे ऑफशोर फंड में थी, बट वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप टाइप करें तो मिल जाएगा। अब आ जाए कि वैल्यू ये मार्केट का क्या है या मार्केट की वैल्यूएशन का क्या है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन की बात इतनी नहीं थी, वो सडनली इस क्वार्टर में रिजल्ट्स बड़े गंदे आ रहे हैं। इट इज नॉट सो मच की वैल्यूएशन बड़ी हाई है, बट अब हमारे 2-4 महीने तो जिंदगी के जाएंगे टिल वी कैन से कि गवर्नमेंट ने पैसे खर्चने शुरू किए हैं। उस पैसे का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है ऑन कैपिटल गुड्स, इंफ्रा टाइप कंपनीज, और फिर इनडायरेक्टली आफ्टर सम टाइम कंज्यूमर उसकी सैलरी उसकी वेजेस में आएगा। लेकिन अभी मार्केट फिर भी मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि मार्केट एक एक क्वार्टर के रिजल्ट एकदम नहीं देखती है, वो देखती है 1 साल 2 साल का क्या हुआ है। बट वैसे रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। बिल्कुल समीर, कंसर्न्स तो कई सारे हैं, लेकिन बाजार का अंडरटोन जो है, ओवरऑल अंडरटोन कैसा है, ये समझना आपसे बेहद ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। और जहां हम मार्केट की बात कर रहे हैं, आउटलुक की बात करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? और इन पर्टिकुलर मैं आईटी पर आपका नज़रिया जानना चाहूँगी, क्योंकि क्लियरली इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, चाहे फिर लार्जर आईटी प्लेयर्स हो या मिड कैप आईटी कंपनियां। हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। डू यू थिंक कि जो कंसर्न्स वहां पर थे वो खत्म होते हुए नजर आए हैं? इस सेक्टर को आगे कहां जाता हुआ देख रहे हैं इन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स? पहले क्या है कि अब सेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पहले 2-3 साल तक आप कोई भी सेक्टर ले अच्छा चल रहा था, अब हम कैसे बचे हुए हैं या हमारी परफॉर्मेंस इंडेक्स से 10-11% आगे क्यों है? क्योंकि 2 सेक्टर जो गंदे कर रहे हैं उसमें हम काफी दिनों से नेगेटिव थे। एक कंज्यूमर और एक ये माइक्रो फाइनेंस, कंज्यूमर लेंडिंग ऑफ दिस अग्रेसिव फैशन, मतलब पर्सनल लेंडिंग एंड ऑल, ये दोनों चीजों की काफी हालत खराब है। अब बचे किस चीज में हुए हैं? एक आईटी। आईटी हमने फॉर्चुनेटली, हमने 2 साल से नेगेटिव थे, जून 22 से, जब ये यूक्रेन वॉर वगैरह हुई थी एंड यूएस इंटरेस्ट रेट्स बड़े थे। लेकिन 22 अभी 24 में क्या हुआ कि आफ्टर ये इलेक्शंस के रिजल्ट हमें लगा कि पीएसयूज वगैरह के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे, और फिर बजट भी काफी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल बजट था। तो उसके बाद हमने वो अपने पीएसयूज, हमारे पास एचपीसीएल, बीपीसीएल, काफी बड़े सारी हमारे पास पीएसयूज थे, वो हमने कट करके कई तो जीरो करके फिर उसके बाद आईटी में डाल दिए, ऑन द बेसिस कि बाकी सेक्टर्स में देयर इज सम स्लो डाउन। आईटी में स्लो डाउन 2 साल से हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है कि आईटी में कोई बड़े तोड़ फोड़ रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट हर क्वार्टर में आप ये कहते हैं, मतलब कंपनियां ये कहती हैं कि जी अब ये थोड़ा बॉटम हो गया है, अब हमारे ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे नेट ऑर्डर, हम पुराने ऑर्डर उतने नहीं खो रहे जितने नए ऑर्डर आ रहे हैं। एंड जनरली बिकॉज यूएस मार्केट इज डूइंग वेल, यूएस कंपनीज आर डूइंग वेल, एंड इनके क्लाइंट्स यूएस के होते हैं, और इंडिया में स्लो डाउन हो रहा है।
तो इसलिए जो नॉन इंडिया बिजनेस पे डिपेंड करते हैं उनकी थोड़ी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हो रही है। तो उस हिसाब से भी एग्री विद यू कि आईटी आजकल बाकी कई सेक्टर से अच्छा लगता है। ऑलराइट, आईटी आजकल बाकी कई सेक्टर्स से अच्छा दिखता है। समीर सर नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। क्योंकि आप जो है एक एलिमिनेशन बेस्ड स्क्रीनिंग ज़रूर करते हैं, जो कि हम समय समय पे आपके इंटरव्यू से समझते भी हैं कि कौन से सेक्टर से अभी बचकर चलना है, इस पे ज़्यादा आपका फोकस रहता है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आप ऑटोज़ पर भी हायर इन्वेंट्री कंसर्न्स आपने हाईलाइट किए थे, और उसके बाद हम देख भी रहे हैं क्या हाल हुआ है टॉप ऑटो ओईएम काउंटर्स का। पर समीर जी, अब जिस तरीके से नए लॉन्चेस हो रहे हैं या फिर नए साल को लेकर कंपनी प्राइस हाइक्स भी अनाउंस कर रही हैं, क्या थोड़ा सा भरोसा वापस लौटा है अच्छी करेक्शन के बाद, या अभी भी ऑटो स्पेस में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी नहीं चाहिए? जी, बड़ी ज्यादा सतर्कता चाहिए, थोड़ी सी सतर्कता से कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये है, मेरा एक बिग पिक्चर थंब रूल है कि जो चीजें वर्ल्ड में बुरी कर रही है वो 90% ऑफ द टाइम इंडिया में भी बुरा कर रहे होते हैं। मैं आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ 90s की। तो 90s में क्या हुआ कि यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिगरेट कंपनीज के ऊपर बड़े टैक्स वैक्स लगाए थे, और उस दिन मुझे याद है, पता नहीं 94 या 95 की बात होगी, तो वहां पे फिलिप मॉरिस स्टॉक फेल 24%। अब उसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं था। इंडिया में तो किसी ने कोई ऐसा नहीं किया था कि सिगरेट कंपनीज हैव टू पे फॉर हेल्थ केयर इश्यूज ऑफ कंपनी, लेकिन ऑफ पीपल। लेकिन इंडिया के आईटीसी वगैरह के शौक भी 2 साल नहीं चले थे। कहने का मतलब है, अगर इन्वेस्टर्स देखते हैं कि ये चीज दूसरी कंट्री में नहीं चल रही, तो वेरी रेयरली वो फॉरेन इन्वेस्टर या इवन इंडियन इन्वेस्टर जो वर्ल्ड पे नजर रखता है कहेगा सारे वर्ल्ड में तो ईवी कंपनियां नहीं चल रही है, बट मैं जरूर खरीदूंगा। तो आप पहले वर्ल्ड की सारी ऑटो कंपनीज को देखिए कि उनके हाल कितने बुरे हैं। सब के सब ने, ईच एंड एवरी कंपनी ने गाइड डाउन किया है। अभी तो लेटेस्ट एक स्टेलेंटिस का तो सीईओ फायर हो गया कल या परसों, मतलब फ्राइडे को आई थिंक। एंड बेसिकली ईच एंड एवरी कंपनी हैज डाउनग्रेडेड। इंडिया में जैसे ही इन्होंने प्राइस हाइक की बात की, साइमल्टेनियसली बाकी लोग आ गए कहने कि ये प्राइस हाइक इज जस्ट अ ड्रामा। एक तरफ आज के पेपर में ही है शायद कि एक तरफ से आप डिस्काउंट दे रहे हैं और दूसरी तरफ से प्राइस हाइक की बात कर रहे हैं। और तीसरा मेरा इशू है बिग पिक्चर। अभी आप कह रहे हैं, अपना गोदरेज कहता है मेरा कंज्यूमर नहीं चल रहा, वो दूसरा कहता है मेरा कोई साबुन नहीं खरीद रहा, उधर से लोग कहते हैं ये नहीं खरीद रहे। कहाँ से आप गाड़ियों में इतनी नई चीजें आ गई, कोई मुझे नहीं लगता कोई होप है सब। समीर भाई, बचना इसी जो पड़ेगा आप अभी थोड़े बात दिन। बोल रहे हैं ना, और आपने जो पहली लाइन बोली, मैं उसी से ही थोड़ा सा ना कनेक्ट करके एक आपसे पॉइंट वापस पूछना चाहता हूँ। इस बार के नंबर्स तो ठीक है, चलो खराब आए सो खराब आए, आने वाले 2-3 क्वार्टर्स भी खराब लग रहे हैं आपको? क्योंकि जो प्रॉब्लम है ना सर, ये तो आप मेरे से कहीं लाख गुना अच्छा जानते हैं, ये थोड़ी मैक्रो वाली प्रॉब्लम्स दिख रही है। ये कंपनी की ड्राइंग रूम में बनी हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्राउंड वाली प्रॉब्लम है। करेक्ट करेक्ट। सो यस, मेरी यही लॉजिक रही है जी कि जो चीजें खराब होती हैं वो एक क्वार्टर में ठीक नहीं हो जाती। क्योंकि अगर वो एक क्वार्टर में ठीक हो जाए तो कंपनी उसको उस क्वार्टर में भी बचा लेगा। अगर कंपनी जो पहले जनरली अच्छा कर रही है और एक क्वार्टर में आपको डिसअपॉइंट करे, वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम डिसअपॉइंट ना करें। क्योंकि पहले आपने 8-10 क्वार्टर अगर अच्छा किया है, फिर आपको लगता है एक क्वार्टर में सारे मेरा किए पे क्या कहते हैं पानी फिर जाएगा, किए कराए पे पानी फिर जाएगा, तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि आपको डिसअपॉइंट ना करें। उसके बाद जब वो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, फिर ये नहीं है कि 3 महीने में ठीक हो जाए, फिर उसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बिग पिक्चर में मेरे पास गोदरेज के शेयर ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, लेकिन अगर कोई आदमी 9 दिसंबर को आके गाइड करे कि बड़े बुरे हाल है, अब ये नहीं कह सकते अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, फिर इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। तो सेम थिंग विद ऑल दीज सेक्टर, जो चीजें मैक्रो हो रही है उनको हिलाने में ही आपको 3-6 महीने निकल जाते हैं। एंड दैट इज, अगर सब वापस आने लग जाए तो, इसलिए मैं कह रहा हूं हमारी एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग इसलिए वर्क कर रही है। इसलिए नहीं कि आईटी सेक्टर अच्छा है कि नहीं है, लेकिन ये बाकी सेक्टर बड़े खराब है मेरे हिसाब से। एंड पर्टिकुलरली दो सेक्टर, एक तो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर्स या कंज्यूमर जो कि बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड लेंडिंग टाइप, जो भी बैंक जो भी एनबीएफसी उसमें ज्यादा हो। एंड सेकेंड इज कंज्यूमर मोस्टली ऑफ ऑल काइंड्स। लेकिन उधर से हमारे पास जोमेटो है और हमारे पास वो भी कंज्यूमर कंपनीज हैं, लेकिन उसकी स्टोरी है कि आप उसी कंज्यूमर की मार्केट में आप मार्केट शेयर एक दूसरे से खींच रहे हैं।
कोई किराना से ले रहा है, कोई अमेजोन से ले रहा है, कोई बिग बास्केट से ले रहा है वो, लेकिन ये नहीं कोई डिपेंड कर रहा कि एंड कंज्यूमर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। समीर, आई शुड से बड़े ही इंटरेस्टिंगली आप अपने रैशनल हमारे बीच रख रहे हैं एंड इट्स रियली नाइस टू हियर यू। कुछ ही दिनों में नए साल में प्रवेश हम करने जा रहे हैं। नए साल के थीम्स और साथ ही लिक्विडिटी सिचुएशन को, ओवरऑल लिक्विडिटी सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ताज़ा क्रेडिट पॉलिसी में हमने देखा जो सीआरआर में कटौती हुई, यही अनुमान लगाया जा रहा था कि अब सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज होती हुई नजर आएगी। व्हाट्स योर स्टांस ऑन द ओवरऑल लिक्विडिटी सिचुएशन और साथ ही थीम्स? लिक्विडिटी ओवरऑल इज वन रीजन व्हाई वी आर नॉट सो नेगेटिव, क्योंकि हम खाली अगर रिजल्ट देखें और कहें कि ठीक है जी हम बच जाएंगे, हम ये सेक्टर नहीं लेंगे, उससे आप बच सकते हो, बट बियॉन्ड अ पॉइंट वो सबको लपेट लेते हैं फिर। तो अभी हमारी बेट ये है कि 3-6 महीने आप फॉरेन फ्लोज आई थिंक विल कम बैक, आप सेक्टर थोड़े राइट चूज कर लें जिससे एटलीस्ट आप रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर लें वगैरह। एंड तब तक ये जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग नहीं की, 6 महीने लगा दिए ना गवर्नमेंट ने, पहले 3 महीने इलेक्शन के मतलब प्री इलेक्शन थे जो भी कहे, अप्रैल मई जून, और फिर इलेक्शन के बाद 2-1 महीने और लग गए। अब इस क्वार्टर में अब ये एक्सपेक्टेशन है, अब आज हमारी टीम भी बोल रही थी कि आरबीआई के, अगर आप गवर्नमेंट के जो बैलेंसेस विद आरबीआई देखते हैं तो वो भी ड्रॉ डाउन हो गए हैं। दैट मींस गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग शुरू कर दी है या इस क्वार्टर में काफी की है। तो अगर उन्होंने की है तो वो अब 1-2 महीने में उसका इम्पैक्ट नजर आने लग जाएगा, फिर लाइफ फिर मूव ऑन करेगी। लेकिन ये 3-6 महीने थोड़े टफ है, एंड ये होप है कि ये 2-3-6 महीने की ही बात है। सर देखिए, So फाइनेंशियल्स को liquidity is what is keeping everything okay, but need की नंबर्स भी ठीक हो। ऑलराइट समीर सर, देखिए फाइनेंशियल्स को लेकर आपका पॉजिटिव नज़रिए से तो हम वाकिफ़ है ही, पर हाल फिलहाल जो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने पेटीएम के काउंटर में देखा है, क्या स्पेसिफिकली उस पर आपकी कोई टिप्पणी होगी? क्योंकि जैसे जोमेटो जैसे स्टॉक्स तो हमने ऑलरेडी एक आउट परफॉर्म करते हुए देखे, बट इस पूरे डिजिटाइजेशन थीम को अगर हम देखें तो पेटीएम भी 2 गुने से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। क्या इस मूव के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर भरोसा अभी भी रहना चाहिए इन्वेस्टर्स का? कुछ उस पर कॉमेंट। वेल, हमारे सारे फंड में ये हमने इस साल में टॉप मीन नॉट नंबर 1 बट काफी ऊपर होल्डिंग बना दी है। अपने उसके साइज के हिसाब से 3-4% जो हमारे लिए, हम उसको बिग पोजीशन गिनते हैं हमारे फाइनेंशियल फंड में, और सब इंडिया के म्यूचुअल फंड, ऑफशोर फंड, सब में है जी पेटीएम। उसकी स्टोरी ये थी, सबसे मुश्किल स्टोरी इस साल की पेटीएम की ही रही है, क्योंकि वो हमारा स्टॉक हमने लिया था करीब 500-600 में, फिर वो 900 हो गया, फिर 300 हो गया, एंड हमने फिर बेचा नहीं बल्कि स्लोली स्लोली और ऐड किया। तो उसकी स्टोरी है सिंपल बिग पिक्चर में कि जो कंपनी इतना बड़ा प्रेशर फ्रॉम रेगुलेटर, फ्रॉम कंप्लायंस वगैरह को सॉल्व करके सरवाइव करे, पहले तो ये पॉजिटिव बहुत बड़ा होता है। दैट मीन्स आपने उसको इतना बड़ा स्ट्रेस टेस्ट किया है। सेकेंड ये कि अब क्योंकि नई कंपनीज जो इस सेक्टर में है, जो अनलिस्टेड है, जैसे फोन पे वगैरह, उन सबको लिस्ट होने के लिए, जैसे जोमेटो के टाइम में हुआ था जब स्विगी को लिस्ट होना था, तो जो जो न्यू अनलिस्टेड कंपनी है जिसको लिस्ट होना है, वो इट कैनॉट रिलाई कि जोमेटो का शेयर, क्योंकि उस वक्त जोमेटो का शेयर नहीं चल रहा था, तो वो अपने उनको प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ता है टू बी एबल टू से कि मैं जोमेटो से बेटर हूं या मैं प्रॉफिटेबल हूं। इससे जोमेटो ने भी अपना प्लेटफॉर्म फी वगैरह बढ़ा दिया, एंड दोनों प्रॉफिटेबल होने की डायरेक्शन दिखाने लगे। सेम थिंग विल हैपन हियर। अदरवाइज बाकी जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो लिस्ट ही नहीं हो पाएंगी अगर पेटीएम का शेयर ना चले। एंड इसलिए वो क्या होगा कि वो कहेगा जी हम इस चीज में 1 रुपया ले रहे हैं, इस चीज में 2 बेसिस पॉइंट ले रहे हैं, वो अपने लिए करेंगे, और फिर पेटीएम को इनडायरेक्टली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। बट एज आई सेड, माय फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग वाज कि सरवाइव करने के लिए आपको यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, एंड आफ्टर दैट इज बिकॉज अब देयर इज प्रेशर कि बाकी लोग लिस्ट हो, तो जैसे बाकी लोग लिस्ट होना चाहेंगे उनको एक दूसरे को इनडायरेक्टली प्रॉफिट बनाने देना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड कंपनी लिस्ट ही नहीं हो सकती। वरना वो क्या लॉजिक से लिस्ट होगा? वो कहेंगे जी पेटीएम का शेयर तो आईपीओ से आप प्राइस में, आप किस बेसिस पे लिस्ट हो? द होल इंडस्ट्री विल हैव टू बेनिफिट। जैसे जोमेटो एंड स्विगी में हुआ कि प्लेटफॉर्म फी की फी इंट्रोड्यूस हुई, उसने लगाई 2 रुपए, फिर उसने लगाई, फिर 4 रुपए कर दी, 5 रुपए कर दी, बेसिकली लड़ाई कम हो गई। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये सारे फैक्चुअल डाटा आप बता रहे हैं। समीर भाई, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक लास्ट में जाते हैं एक क्वेश्चन लूँगा जो अमूमन हमारे सबसे ही जुड़ा हुआ है, वह है रियल एस्टेट की तेज़ी।
रियल एस्टेट की तेज़ी ना काफ़ी सारे लोगों को पच नहीं रही है सर। खुद बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि रियल एस्टेट की तेज़ी इतनी सस्टेन हुई, इतने लंबे समय तक भारत के अंदर चल रही है। सर आपका टेक क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट तो ये कहती है कि अगर आपने इस बार फ्लैट नहीं लिया तो शायद भूमि पृथ्वी ना ख़त्म हो जाए, ऐसा लोगों को फील हो रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से बैलेंस शीट्स में क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं कंपनी जी, उस तरह से बिल्कुल ऐसे गलत काम क्यों नहीं स्टोरी है। कर पा रही है? मैं तो अपने आप मैंने एक रियल एस्टेट ली थी, नई प्रॉपर्टी, जो मैंने 2017 में ली थी बॉम्बे में, और अभी डिलीवर हुई 2024 जनवरी में। और उसकी वो प्राइस, वो उसके 20% ऊपर भी कोई देने को तैयार नहीं है, जो कितने 7 साल पहले खरीदी थी। और दिल्ली में अगर आप देखें, ये गुड़गांव में कौन सा आदमी है, मेरे को तो आदमी नहीं समझ आते कि गुड़गांव से 20 किलोमीटर आगे आगे आप 100 करोड़ की या 40 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। कैसा अमीर आदमी है ये, जो गुड़गांव में ले चलो फिर भी ठीक है, गुड़गांव से 15-20 किलोमीटर आगे गुड़गांव को सेंटर गिन के कि यहां से खाली 15 किलोमीटर दूर है जी, आप 25-30-40 करोड़ का मकान लीजिए। आई मीन ऐसे लोग मैंने तो देखे नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल कहानीबाजी है जी, कोई नहीं है रियल एस्टेट को। कि अल्टीमेटली अगर वो लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतनी नौकरियां हैं, तो वो गाड़ियां नहीं खरीद रहे, वो साबुन नहीं खरीद रहे, वो कुछ नहीं खरीद रहे, कहाँ से मकान लेने लग गए? वो हो गया फेज। वो फेज हुआ कोविड के बाद, लोगों को रियलाइजेशन हुई दैट दे नीड बिगर हाउसेज, व्हाई शुड दे सेव, वो भी ठीक है। सेकंड, आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में लोगों के पैसे बन गए, तो उसके लिए भी कई लोग अपग्रेड करेंगे, कई लोग बड़े बड़े मकान खरीदेंगे। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल जनता। जनरल जनता के लिए कौन सी जगह से आपको लगता है कि लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं? प्राइवेट इक्विटी कंपनियां अब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा रही नहीं है जिसमें नए फंडिंग हो रही हो। आईटी सेक्टर जो जॉब क्रिएटर है ऑफ मिडिल क्लास, वो भी कोई इतना, उनमें कौन सी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय हायरिंग एंड ऑल? तो कहाँ से होगा? इतना नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। नहीं, पॉइंट आपका वैलिड है सर, इसलिए हमारा भी एक क्वेश्चन है कि ये बबल की तरफ हम तो नहीं बढ़ रहे हैं ऐसा। और ये बात, आपकी बात सुन के और काफ़ी सारे लोगों की बात सुन के अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो जस्टिफिकेशन करो। वो बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। ये जो आप बात बता करें कि रहे हैं ना, स्टॉक गुड़गांव के मार्केट की। 15 किलोमीटर बाद, मैं आपको बताऊं नहीं नहीं, मैं रियल एस्टेट की बात बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट की कह रहा हूँ मैं। तो यही जो आप गुड़गांव की भी बात बोल रहे थे ना सर, ये गुड़गांव में आप 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इनफैक्ट 100 किलोमीटर दूर भी जाएंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं लिया तो जीवन में शायद कुछ मिस ही ना हो जाए हमसे। तो थोड़ा सतर्क रहें। ये मेरे को आपकी बात सुन के भी थोड़ा अच्छा भी लगा कि आप रियलिस्टिक बोलने में काफ़ी बिलीव करते हैं। समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी वापस आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।